हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बर्क हेजेस की लिखी हुई बुक द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन में। आज हम इस वीडियो में इस बुक के पहले अध्याय को समझेंगे। लेकिन अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आई आइकन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आप कौन हैं? क्या आप बकेट कैरियर मैन हैं या पैब्लो द पाइपलाइन मैन? अगर आप ब्रूनो द बकेट कैरियर की तरह काम कर रहे हैं तो आपका वेतन आपके कार्य की समय अवधि जितनी ही होगी। जैसे 1 घंटा का कार्य 1 घंटे का वेतन के समान है। 1 महीने का कार्य 1 महीने के वेतन के समान है। 1 साल का कार्य 1 साल का वेतन के समान है। बकेट कैरिंग के साथ समस्या यह होती है कि बकेट कैरिंग के रुकते ही पैसे भी रुक जाते हैं। इसका अर्थ है सुरक्षित नौकरी या ड्रीम जॉब एक भ्रम है। इसमें आमदनी नियमित के बजाय अस्थायी होने का खतरा होता है। यदि एक सुबह उठने पर ब्रूनो के कमर में दर्द हो और वह बिस्तर छोड़ने में असमर्थ हो तो उस दिन उसकी कमाई क्या होगी? शून्य। इसका मतलब काम नहीं तो पैसा नहीं। जैसे एक डेंटिस्ट का उदाहरण लेते हैं। डेंटिस्ट का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था और वह अच्छी तकनीक वाली डॉक्टर थी। जब भी कोई उनके पास इलाज के लिए जाते थे तो उनको दर्द महसूस नहीं होता था। वह अपने जॉब को बहुत पसंद करती थी। वह हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करती थी तथा बाकी दिन अपने परिवार के साथ समय बिताती थी। इसी तरह वह साल में $1 लाख से ज्यादा कमा लेती थी। यह एक प्रकार से ड्रीम जॉब था। 40 साल की उम्र में उसे आर्थराइटिस की बीमारी हो गई। उसके कारण वो अपने काम नहीं कर पा रही थी। अब वह एक स्थायी विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी। अब उनकी आमदनी पहले की तुलना में 1/3 हो गई थी। इसीलिए लेखक कहते हैं कि सुरक्षित जॉब जैसे कोई चीज ही नहीं है। यह सिर्फ टाइम फॉर मनी ट्रैप है। टाइम फॉर मनी ट्रैप मतलब अगर आप समय का व्यापार नहीं कर सकते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। पैब्लो यह पहले ही सोच लिया था, इसीलिए उसने बकेट कैरिंग जॉब छोड़कर पाइपलाइन तैयार करने का काम शुरू कर दिया, जिसके कारण वह काम नहीं भी करता तो भी उसके आमदनी में वृद्धि होती थी। यदि आपकी आमदनी रुक जाए तो आपका क्या होगा? यदि आप बिस्तर पर पड़ जाएं तो आपका क्या होगा? यदि आप बीमार हो जाएं या अयोग्य हो जाएं तथा बकेट कैरिंग काम करने का योग न रहें तो आपका क्या होगा? यदि आपकी आमदनी कल से रुक जाए तो आप कब तक अपने किस्त का भुगतान कर पाएंगे और अपने कार का भुगतान कर पाएंगे और आपके बच्चे के स्कूल की फी दे पाएंगे? यदि कोई ऐसा दुर्घटना हो जाता है तो आपके पास कोई लाइफलाइन है जो आपके तथा आपके पूरे परिवार को बचा सके? या आप इस भ्रम में हैं कि बकेट कैरिंग का यह सिलसिला लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक आपको आमदनी की जरूरत है? अगर आप यह सोच रहे हैं तो आपका सोचना गलत है, क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जहां उन्हें उतना ही पैसा मिलता है जितने समय उनके लिए काम करते हैं। अगर यह समय शून्य हो जाए तो क्या होगा? तो इस स्थिति में आपकी आर्थिक सुरक्षा कहाँ है? इन बातों पर आपको विचार करना चाहिए। जैसे कि पैब्लो ने कहा है, एक बेहतर तरीका अवश्य होना चाहिए और सौभाग्यवश ऐसा ही है। इसे पाइपलाइन कहते हैं। एक ऐसी आमदनी जिससे आप समय दे या न दें लेकिन फिर भी आमदनी आती ही रहेगी। एक सच्ची सुरक्षा तैयार करने का एक ही तरीका होता है जो पैब्लो ने किया। बकेट कैरिंग करने के दौरान ही एक पाइपलाइन बनाया। पाइपलाइन लाइफलाइन के समान है क्योंकि लोग इसे टाइम फॉर मनी ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। जब आप एक पाइपलाइन निर्माण करते हैं तो आप काम सिर्फ एक बार करते हैं और उसका फायदा आपको लगातार मिलता रहता है। पाइपलाइन हमेशा खुला रहता है। इसका अर्थ यह है कि पाइपलाइन आपको तब तक भुगतान करेगा जब आप सो रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं या रिटायर हो चुके हैं या काम करने का अयोग्य होते हैं। यही नियमित आय की ताकत है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि पाइपलाइन आपकी लाइफलाइन है। लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर बार आपके पास ऐसे ही वीडियो आते रहे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बर्क हेजेस की लिखी हुई बुक द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन में। इस बुक में आपको बताया जाएगा कि
कैसे आप रेसिडुअल इनकम बना सकते हैं। रेसिडुअल इनकम मतलब कुछ साल काम करने के बाद आप काम ना भी करें तो आपको इनकम आते ही रहेगी। मैं इस बुक की शुरुआत एक स्टोरी से करना चाहूँगा। यह कहानी है पैब्लो और ब्रूनो की। पैब्लो और ब्रूनो दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। वे बेहतर ज़िंदगी जीने का सपना देखते थे। वे चाहते थे कि इस गांव में वे सबसे सफल व्यक्ति बने, जिसके लिए वे कठिन मेहनत करने को भी तैयार थे। वे अपने सपने को पूरा करने के लिए एक अवसर की तलाश कर रहे थे। एक दिन वह अवसर उन्हें मिल गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को गांव के पास के नदी से पानी लाने का काम दिया। दोनों राजी हो गए और उत्साह के साथ काम में लग गए। वे हर दिन बाल्टियों में पानी भरकर लाते और पैसे कमाते थे। कुछ दिन काम करने के बाद ब्रूनो खुश होकर बोला, हमारा सपना सच हो गया। पर पैब्लो इस बात पर ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि पानी से भरी हुई बाल्टी उठाने से उसका कमर में दर्द था और हाथ में छाले। उसने सोचा कि वह नदी से गांव तक पानी पहुंचाने का दूसरा तरीका खोज निकालेगा। उसके अगले दिन जब वे लोग अपनी बाल्टी लेकर पानी लाने चले तो पैब्लो ने कहा, ब्रूनो मेरे पास एक आइडिया है। रोज कुछ पैसे के लिए पानी से भरी बाल्टी उठाने के बजाय क्यों ना हम गांव से लेकर नदी तक एक पाइपलाइन तैयार कर दें। ब्रूनो हंसते हुए कहा, हमें एक बड़ा काम मिला है। मैं प्रतिदिन $1 कमा लेता हूँ। अगर मैं इसी तरह काम करता रहा तो इस हफ्ते के अंत में एक जोड़े नए जूते, महीने के अंत तक गाय, 6 महीने के बाद एक नया घर खरीद सकता हूँ। हमारे पास शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। अब ये पाइपलाइन वाली बात को यहीं ख़त्म करो। अब पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन निर्माण करने का फैसला किया। पैब्लो जानता था कि पाइपलाइन बनाने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका ध्यान लक्ष्य पर था। पैब्लो आधे दिन बाल्टियों से पानी भरकर लाता और आधे दिन पाइपलाइन तैयार करता। पहले महीने में पैब्लो ज़्यादा काम नहीं कर सका। उधर ब्रूनो पैब्लो के मुकाबले 2 गुना कमाई कर रहा था और अपने सपने पूरा कर रहा था। यह देखकर ब्रूनो और गांव वाले हंसते और मजाक उड़ाते थे। जब ब्रूनो अपने दिन मौज मस्ती में गुजार रहा था, तब पैब्लो पाइपलाइन तैयार कर रहा था। कुछ समय बाद ब्रूनो बाल्टी उठाते उठाते कमजोर हो गया था और उसका कंधा भी पहले से ज़्यादा झुक गया था। इधर पैब्लो हर महीने काम करता रहा। कुछ साल के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब पैब्लो ने पाइपलाइन पूरा कर लिया। अब पैब्लो काम ना भी करे तो भी गांव में पानी आता था और उसका इनकम बढ़ता रहता था। अब पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो का व्यवसाय खत्म हो गया था। पैब्लो ब्रूनो का हाल देखकर काफी दुखी हुआ और एक दिन उससे मिलने गया और बोला, मैं तुम्हारे पास एक व्यवसाय का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मुझे अपने इस पाइपलाइन को पूरा करने में 2 साल लगा है, पर इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं यह जान गया हूँ कि इसमें कौन सा औजार का उपयोग करना है और पाइपलाइन कैसे डालना है। मैंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे हम कई बार पाइपलाइन आराम से पूरा कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर पास के गांव तक पाइपलाइन बनाएं। उसके बाद पूरे विश्व में हमें तेज़ी से काम करने के लिए इस काम को कई लोगों को सिखाना पड़ेगा। ज़रा सोचो, हम ये प्रयास कर सकते हैं कि प्रत्येक गैलन पानी इन पाइपलाइनों से होकर गुजरेगा, उतना ही ज़्यादा मात्रा में पैसा हमारे पास आएगा। तब ब्रूनो ने सोचा और अपने दोस्त को सहयोग देने का वादा किया। दोनों ने हाथ मिलाया और बिछड़े हुए दोस्त की तरह गले मिले और अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़े। वे दोनों समय के साथ अपने सपने पूरा कर रहे थे और वह दिन आ गया जब वे रिटायर हो गए। लेकिन फिर भी विश्व भर में फैली उनकी पाइपलाइन की मदद से उनके बैंक में अभी भी करोड़ों डॉलर जमा हो रहे हैं। कभी भी जब वे गांव से गुजरते हैं और किसी को पानी से भरी हुई बाल्टी उठाते हुए देखते हैं तो यह दोनों दोस्त उन्हें अपनी कहानी सुनाते हैं और उन्हें पाइपलाइन लगाने में अपने सहयोग का वादा करते हैं। कुछ लोग उनकी बात सुनते हैं तथा अवसर मिलते ही पाइपलाइन व्यवसाय का शुरुआत कर देते हैं। वहीं तो कुछ लोग पाइपलाइन वाले आइडिया को अस्वीकार कर देते हैं और पाइपलाइन काम नहीं करने के बहाने देते हैं, जैसे मेरे पास समय नहीं है। मेरा एक दोस्त ने कहा है कि उसके एक दोस्त ने पाइपलाइन की व्यवसाय की शुरुआत की, वह असफल रहा।
इन बातों से पैब्लो और ब्रूनो को काफी तकलीफ हुआ। कई लोगों के पास दूरदृष्टि का अभाव है, पर दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि वे लोग बकेट कैरिंग वर्ल्ड में रह रहे हैं तथा कुछ प्रतिशत लोग ही पाइपलाइन का सपना देख पाते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर बार आपके पास ऐसे ही वीडियो आते रहे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और रीड बुक द ऑडिबल बुक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन के 5वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है धन उत्तोलन पाम बीच पाइपलाइन। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। एक समय की बात है जब एक राजा, जो कि एक नए खेल शतरंज से काफी प्रभावित हो गए थे, उन्होंने खेल के आविष्कारक को पुरस्कार देने का निर्णय किया। उन्होंने आविष्कारक को बुलाया और कहा, मैं आपके बनाए खेल शतरंज से काफी खुश हूँ, मांगिए, आपकी एक ख्वाहिश चाहे जैसे भी हो वो पूरी की जाएगी। आविष्कारक ने कहा, महाराज, आपने मेरा मान बढ़ाया है, मेरी इच्छा यह है कि आप मुझे चावल का एक दाना प्रदान करें। राजा ने चौंकते हुए बोला, सिर्फ चावल का एक दाना? तब आविष्कारक बोला, जी हाँ महाराज, चेस बोर्ड के पहले वर्ग के लिए सिर्फ एक दाना, दूसरे वर्ग के लिए 2 दाने, तीसरे वर्ग के लिए 4 दाने तथा इसी तरह जब तक पूरे चेस बोर्ड के लिए एक दाना 2 गुना ना हो जाए। बस यही मेरी छोटी सी इच्छा है। राजा यह सुनकर काफी खुश हुआ और सोचने लगा, मुझे इतना आश्चर्यचकित खेल इतनी कम कीमत में मिल रही है। अगर आज मेरे पूर्वज जिंदा होते तो वे बहुत खुश होते। ठीक है, राजा ने बोला। इतने में ही एक नौकर चावल का एक थैली लेकर आया तथा उसने उसे आविष्कारक के हाथों में सौंप दिया। दरबारियों ने आविष्कारक को देखकर हंसने लगे। इसके बाद आविष्कारक ने अपने कहे अनुसार बोर्ड पर चावल के दानों को रखना शुरू कर दिया। दरबारियों वे 8वें वर्ग के पहले यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 तक चावल के दानों को देखकर हंसना शुरू कर दिया। पर दरबारियों के चेहरे की हंसी दूसरे क्रम के बीच आते आते खत्म हो गई। दूसरे क्रम के खत्म होते ही राजा यह समझ गया कि उससे बड़ी गलती हो गई है तथा राजा ने चावल की गिनती रुकवा दी और वहाँ के अच्छे मैथमेटिशियन को बुलाया। कुछ समय के बाद मैथमेटिशियन ने राजा को बताया, महाराज, अगर आप ऐसे ही अनाज के दाने को देते रहेंगे तो 48 वर्ग तक आते आते दानों की संख्या लगभग 18 करोड़ अरब की हो जाएगी। फिर राजा ने आविष्कारक से क्षमा मांगी और उन्होंने उसे उसके बदले एक अच्छा सा इनाम दिया। आविष्कारक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सभी लोग आविष्कारक की तारीफ करने लगे। राजा तथा आविष्कारक की कहानी हमें 2 गुना करने की ताकत को बतलाती है। इस अवधारणा की शुरुआत तभी हो गई थी जब पहले बैंक ने किसी पहले धनी व्यापारी को उसके पैसे जमा करने पर ब्याज दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी 2 गुना करने की अवधारणा को माना है और इसे दुनिया का 8वें अजूबे का नाम दिया है। लेखक ने 2 गुना करने की अवधारणा को पाम बीच पाइपलाइन कहते हैं, जो फ्लोरिडा के एक शहर से ली गई है। लेखक बताते हैं, पाम बीच वाले लोगों को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता है, बल्कि पैसे उनके लिए काम करता है। पाम बीच पाइपलाइन 2 गुना करने की अवधारणा पर काम करता है। इसका अर्थ यह है कि इन्वेस्टर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं तथा इस प्रक्रिया के अंतर्गत वे अमीर हो सकते हैं। रूल 72 एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे हम यह जान सकते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट कितने सालों में 2 गुना हो जाएगा। रूल 72 को यूज करने के लिए पहले आप एनुअल इंटरेस्ट रेट तय करें, उसके बाद 72 को एनुअल रेट से डिवाइड करें। अब जो परिणाम आता है उतने सालों में आपका इन्वेस्टमेंट 2 गुना हो जाएगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति है जो स्टॉक में 1 लाख इन्वेस्ट करता है, जिसमें प्रति वर्ष 10% ब्याज प्राप्त होता है। तो रूल 72 के अनुसार 72 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 7.2। यदि वह व्यक्ति प्रॉफिट को खर्च न करे तो 1 लाख 7 साल 2 महीने में 2 लाख हो जाएंगे। वैसे ही 14 साल 4 महीने में 4 लाख हो जाएंगे। वैसे ही 21 साल 6 महीने में 8 लाख हो जाएंगे और 28 साल में 16 लाख हो जाएंगे। अब आप जितने लंबे समय तक पैसे को बढ़ाते हैं तो उतना ही पाइपलाइन का आकार बढ़ेगा। तो आपको लग रहा होगा लिवरेज ऑफ मनी सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही है, तो आपका सोचना गलत है।
पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा, मार्गरेट ओडोनेल नाम की लेडी टीचर ने अपने पैसे को लिवरेज किया, जिसमें उन्होंने बिलियन डॉलर कमाए। तो कैसे औसतन आमदनी में कोई अपने पैसे को लिवरेज करते एक लंबे समय वाली पाइपलाइन तैयार कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देने का सबसे अच्छा तरीका है मैं आपको माइकल जे सेल्स के द्वारा लिखी गई बुक किड्स एंड मनी के बारे में बता दूं। यह बुक सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए है जो पाइपलाइन बनाना चाहते हैं। इस बुक में बताया है, एक व्यक्ति अपने 4 बच्चे को 3 प्लास्टिक का जार देता है, जिसमें एक पर खर्च तो दूसरे पर बचत और तीसरे पर निवेश लिखा हुआ रहता है। जब वो व्यक्ति अपने बच्चों को पॉकेट मनी देता है, तब वह उस पैसे को 3 पार्ट में बांट देता है। पहला भाग खर्च वाले जार के लिए, जो जरूरी खर्च के लिए। दूसरा भाग बचत वाले जार के लिए, जो बड़े सामानों पर खर्च के लिए। तीसरा भाग निवेश वाले जार के लिए, जो पहले 2 जारों से अलग है, जो कि खर्च करने के लिए नहीं है। लेखक ने इस जार को महत्वपूर्ण माना है क्योंकि जब मुश्किल वक्त आता है तब पैसे की जरूरत होती है, तब निवेश वाले जार काम आता है। लेखक बताते हैं, अगर आप पाइपलाइन बनाना चाहते हैं तो आपको भी इन 3 जारों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन आज के समय में इन जारों से बेहतर आप अपने पैसे को बैंक और ब्रोकरेज में रखना चाहिए। अगर आप अमीर लोगों की तरह अपने पैसे को लिवरेज करना चाहते हैं, तो पहले अपना भुगतान करें, यानी अपने निवेश खाते का मासिक योगदान नियमित रूप से करें, ताकि आपके द्वारा किए गए निवेश में वृद्धि हो सके। अपने निवेश पाइपलाइन को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि आप अपने आमदनी से प्रत्येक महीने से कुछ पैसा निकाल कर अपने पाइपलाइन में जमा करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन के तीसरे अध्याय में, जिसका नाम पाइपलाइन की ताकत है। इस अध्याय में रियल लाइफ एग्जाम्पल दी गई है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक युवा व्यक्ति है और दूसरा वृद्ध महिला। एक को हर साल $1 मिलियन मिलते हैं तो दूसरे को $1000 से ज़्यादा नहीं मिलता है। चलिए सबसे पहले युवा व्यक्ति की कहानी को देखते हैं। यह व्यक्ति एक प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी है। वह खिलाड़ी तकरीबन 20 साल चर्चे में बना रहा। उनका नाम है डेरियल स्ट्रॉबेरी। उन्होंने 38 वर्ष की उम्र तक इस क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाया। इसी दौरान उन्होंने काफ़ी पैसे भी कमाए। इसके अलावा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट, स्पीच, ऑटोग्राफ से अपने 40वें जन्मदिन के पहले तक लगभग 50 से $100 मिलियन तक कमाए। तो आपको लग रहा होगा, जो व्यक्ति अपने लाइफ में इतना पैसा कमा रहा हो तो हमेशा वह अमीर बना रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। कुछ साल के बाद उन्होंने अपने फैमिली के लिए कुछ भी नहीं बचा पाए। तो फिर इतने पैसों का क्या हुआ? दरअसल डेरियल स्ट्रॉबेरी एक खर्चीले व्यक्ति थे। शराब की लत के कारण उन्हें खेलने से मना कर दिया गया था, जिससे उनका आमदनी का सोर्स खत्म हो गया था। दूसरी तरफ एक टीचर की कहानी है जिनका नाम है मार्गरेट ओडोनेल, जो एक छोटी सी शहर में रहती थी। उनका यह मानना था कि आपको बड़ा पाइपलाइन बनाने के लिए बड़े बकेट कैरिंग करने की जरूरत नहीं है। जब 70 वर्ष की आयु में वह रिटायर हो गई तो उसकी आमदनी लगभग $8500 प्रति वर्ष थी। जब 100 साल के उम्र में उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने लगभग 10 अलग अलग जगहों पर दान के लिए लगभग $2 मिलियन छोड़े रखे थे, जिसमें उनका चर्च, स्कूल आदि जगहें शामिल थे। पर ये कैसे हो सकता है कि प्रति वर्ष $1000 से भी कम आमदनी वाली महिला इतने पैसे जमा कर सकती है? उन्होंने अच्छे स्टॉक में नियमित रूप से इन्वेस्ट करते करते एक पाइपलाइन तैयार कर ली थी, जो समय के साथ बढ़ती चली गई। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मार्केट वैसे लोगों में थी जो एक एक पैसे के लिए पीछे पड़ी रहती थी या अपने खान पान पर खर्च नहीं करती थी, तो आप गलत हैं। उन्होंने कभी भी जीवन का आनंद उठाने से इनकार नहीं किया, पर साथ ही साथ खर्च के मामले में अनुशासन को ध्यान में रखा। लेकिन अगर बात करें स्ट्रॉबेरी की, तो उनके पास 20 साल थे, जिसके दौरान वह पाइपलाइन बना सकते थे। यदि वह अपने कमाई का सिर्फ 10% भी इन्वेस्ट पाइपलाइन को तैयार करने में लगाते तो उनके पास $20 मिलियन से लेकर $100 मिलियन तक की पाइपलाइन तैयार हो चुकी होती। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया।
स्ट्रॉबेरी ने यह मान लिया था कि उनकी बड़ी सी बकेट कभी खाली नहीं होगी। यह धारणा गलत साबित हुई। बकेट भले कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो वह सूख ही जाती है। दूसरी तरफ पाइपलाइन बकेट के सूखने के बाद भी मुनाफा देती है और यह नियम छोटे तथा बड़े दोनों ही बकेट कैरियर के लिए लागू हैं। बकेट का आकार महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि बकेट वाले ज्यादा फिजूल खर्च करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस तरह की स्थिति में रहना चाहेंगे, डेरियल स्ट्रॉबेरी या मार्गेट ओडोमेल की तरह? यदि आपका उत्तर मार्गेट ओडोमेल है तो आपको बिना देर किए पाइपलाइन तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। डेरियल स्ट्रॉबेरी और मार्गेट दोनों को मौका मिला था। डेरियल ने बकेट वहन करने का चुनाव किया और मार्गेट ने पाइपलाइन निर्माण करने का। यह उनका अपना चुनाव था। अब चुनाव करने की बारी आपकी है। अब चलते हैं अध्याय 4 की ओर, जो है उत्तोलन पाइपलाइन की शक्ति। 1440 में जॉन्स गुटेनबर्ग नामक एक युवक ने अंगूर का रस निकालने वाले प्रेस को एक केमिकल प्रेस में बदल दिया। उन्होंने गुटेनबर्ग बाइबल की 180 कॉपियां निकाली तथा कुछ ही दिनों में उन्होंने सब बेच दिया। गुटेनबर्ग के पहले पुस्तक लेखकों द्वारा हाथों से लिखी जाती थी। हाथ से लिखी हुई पुस्तक को तैयार करने में काफी खर्च तो आता ही था, साथ ही वर्षों लग जाते थे। गुटेनबर्ग ने सबको बदल कर रख दिया। प्रिंटर प्रेस के आने से एक बार टाइम सेट हो जाने पर हजारों कॉपियां आराम से निकल जाती थी। प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंटर का समय और पैसा तो बचता ही, साथ ही साथ उनका उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। बकेट कैरियर मॉडल में 1 घंटे का प्रयास का उत्पादन 1 घंटे का परिणाम था। यदि एक लेखक को एक पेज कॉपी करने में 1 दिन लग जाता हो तो 100 कॉपियां तैयार करने में 100 दिन लग जाएंगे। अगर हम इसे इस रूप में देखें कि 16वीं सदी की प्रिंटर में अगर एक पेज का टाइम सेट होगा तो दिन की समाप्ति तक सिर्फ प्रूफ कॉपी ही निकल पाएंगी। पर आप देखिए कि दूसरे दिन क्या हुआ। प्रिंटर का आगमन हुआ, उसने 100 प्रतियां निकाल डाली। दूसरे शब्दों में, प्रेस जितना 2 दिन में काम करता है, उसे एक लेखक को करने में 100 दिन लग जाएंगे। यही है पावर ऑफ लिवरेज। पाइपलाइन निर्माण मॉडल में प्रयास और परिणाम का रेशियो 1:1 नहीं रहता। जब हम लिवरेज का उपयोग करते हैं तो प्रयास तो वही रहता है, पर परिणाम 100 गुना ज्यादा हो जाता है, यहाँ तक कि कई लाख गुना भी ज्यादा हो सकता है। तो यह लिवरेज क्या होता है? दरअसल लिवरेज शब्द फ्रेंच लैंग्वेज से ली गई है। लिवरेज का मतलब है किसी भी चीज को हल्का बनाना, और पावर ऑफ लिवरेज का उपयोग करके किसी भी बड़े बोझ को इतना हल्का किया जा सकता है कि एक बच्चे भी उसे आसानी से घुमा सके। लिवरेज के 2 टाइप होते हैं, पहला लिवरेज ऑफ टाइम और दूसरा लिवरेज ऑफ मनी। अगर हम बात करें लिवरेज ऑफ टाइम की, तो यहाँ 1 घंटे का परिणाम 100 घंटे का उत्पादन का परिणाम देता है। वैसे ही 1 हफ्ते का कार्य 1 साल के उत्पादन के परिणाम देता है। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। शायद यह आपके लिए असंभव होगा कि आप होस्ट, वेटर, चीफ, डिश वॉशर और बुक कीपर का सारा काम खुद करते हुए भी लाभदायक व्यवसाय कर सकें। आप एक समय में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि आप बाकी कार्य के लिए कुछ लोगों को किराए में रख लें। यदि आप अपने 10 स्टाफ को औसतन $10 प्रति घंटे देते हैं, तो आप प्रति घंटे वेतन के रूप में $100 का भुगतान करते हैं। यदि आपको अपनी रेस्टोरेंट से प्रति घंटे $1000 का इनकम प्राप्त होता है, तो खर्च के बाद अंतर आपके जेब में जाता है। अगर बात करें लिवरेज ऑफ मनी की, तो इस मामले में समय के अनुसार इन्वेस्ट किया हुआ प्रत्येक डॉलर तब तक जमा होता है जब तक कि वह पहले इन्वेस्टमेंट के कई गुना ना हो जाए। इसका एक अच्छा उदाहरण है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। बेशक आप वॉरेन बफेट का नाम सुने होंगे। वह वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक है। उन्होंने दूसरों के पैसे को लीवरेज किया। आप जरा इस पर गौर करें। यदि आपने 1965 में बकेट के ब्रेकशेयर हैथवे स्टॉक में $10,000 का इन्वेस्टमेंट किए होते और उसे कुछ सालों तक छोड़ दिए होते, तो 1998 में आपका इन्वेस्टमेंट $51 मिलियन तक पहुंच गया होता। दोस्तों, यदि आप लिवरेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको वह करना होगा जो पेब्लो तथा वॉरेन बफेट जैसे पाइपलाइन इन्वेस्टर ने किया।
यानी एक जैसे उत्तोलन की खोज जो अपने समय और पैसे को आज लिवरेज कर सके ताकि आपका कल बेहतर हो सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन के दूसरे अध्याय में। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे लोग बकेट कैरिंग वर्ल्ड में रहकर बकेट कैरिंग को पाइपलाइन बिल्डिंग समझ लेते हैं। चलिए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक डॉक्टर अपने 4 साल की बेटी को डे केयर होम छोड़ने जा रहा था। तभी उसकी बेटी उसके स्टेथोस्कोप से खेलने लगी, जिसे देखकर डॉक्टर खुश हुआ और सोचने लगा, मेरी बेटी मेरे लक्ष्य कदम पर चलना चाह रही है। लेकिन लड़की ने स्टेथोस्कोप को हेडसेट समझ लिया और बोलने लगी, मैकडोनल्ड में आपका स्वागत है, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? यह छोटी सी कहानी बताती है कि क्यों हम लोग बकेट कैरिंग जॉब के आसपास घूमते हैं। वह लड़की मैकडोनल्ड इतनी बार गई थी कि जिससे वह स्टेथोस्कोप को हेडसेट समझने लगी और साथ ही वहाँ के कर्मचारी की नकल करने लगी। उस छोटी सी लड़की की तरह ही अधिकांश लोग बकेट कैरिंग को पाइपलाइन बिल्डिंग समझने की भूल कर बैठते हैं। हम लोग बकेट कैरिंग वर्ल्ड में रह रहे हैं, इसीलिए अधिकांश लोग बकेट कैरिंग को करना पसंद करते हैं। तभी ब्रूनो को पाइपलाइन को समझने में इतना टाइम लगा। ब्रूनो के अनुसार यह इम्पॉसिबल है और रिस्की भी। इसी तरह अधिकांश लोग भी ब्रूनो की ही तरह सोचते हैं, क्योंकि बचपन से ही हम अपने आसपास सिर्फ बकेट कैरियर्स को ही देखते हैं, इसीलिए हमें यह सब सच लगता है। इसी कारण लोग सोचते हैं बकेट्स कैरियर कभी गलत नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से यह प्रश्न उठता है कि इस दुनिया में पाइपलाइन बिल्डर्स की तुलना में बकेट कैरियर की संख्या अधिक क्यों है। बकेट कैरियर ऐसा मॉडल है जो हमारे पेरेंट्स फॉलो करते हैं और उन्होंने ही हमें फॉलो करना सिखाया है। और तो और हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं जहां हमें सिर्फ बकेट कैरिंग करना ही सिखाया जाता है। यहाँ हम अपने सैलरी को बढ़ाने के लिए एक कंपनी को रिजाइन देकर दूसरे कंपनी में जाते हैं। इसके अलावा हम सैलरी के लिए ओवर टाइम भी करते हैं और यहाँ हम सीखते हैं कि हमें तब तक काम करना होगा जब तक रिटायर न हो जाएं। यही कारण है कि बकेट्स कैरियर सोचते हैं अगर वे बड़े बकेट उठाते हैं तो उनकी सैलरी ज़्यादा होगी। लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डेंको का मानना है कि बड़ा बकेट का यह अर्थ नहीं कि आप बहुत पैसे वाले हैं या जो लोग बड़े कारों में चल रहे हैं या महंगे मकानों में रह रहे हैं। अधिकांश लोग पैसे के बारे में गलत सोचते हैं। यदि आपकी आमदनी अच्छी है और आप खर्च कर देते हैं तो आप अमीर नहीं हैं, केवल आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है। दोस्तों, धन वह होता है जो आप जमा करते हैं, ना कि खर्च। अगर ये सवाल पूछा जाए कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं, तो अधिकतर लोग यहाँ पर गलत जवाब देंगे। उनके अनुसार लक, खानदानी अमीर, बहुत अच्छी डिग्री लोगों को अमीर बनाती है। दूसरे शब्दों में, बकेट भले कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आखिर में वह सूखी जाती है। दूसरी तरफ पाइपलाइन आत्मनिर्भर होती है, पर पाइपलाइन को तैयार करने में समय और मेहनत लगता है। आज के समय में हर कोई अपना बकेट बड़ा करना चाहेगा। यदि आपके इनकम का स्रोत बकेट ढोना ही है तो सबसे बड़े बकेट ढोने में ही समझदारी है। लेकिन बकेट उठाने से कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप बकेट कैरिंग करते हैं तभी तक आपको पैसा मिलता है, पर जब आप बकेट ले जाना बंद कर देते हैं तो आपको पैसा आना भी बंद हो जाता है। इसीलिए कई बकेट कैरियर दिवालिया तक हो चुके हैं, क्योंकि जब वे बकेट कैरिंग कर रहे थे तो उन्होंने पाइपलाइन को तैयार नहीं किया और जैसे ही बकेट सूख गया तो उनकी लाइफस्टाइल भी बदल गई। इसीलिए कहते हैं पाइपलाइन ही आपकी लाइफलाइन है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।